अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। मेरा नाम है अदील यूसुफजई और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और आज हम कर रहे हैं इसका एक और न्यू टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स का है और बेसिक टॉपिक है क्योंकि इसके बीच में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो मोशन को समझने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। मेरे ख्याल से अगर ये वाले टॉपिक्स किसी स्टूडेंट को फिज़िक्स में नहीं समझ आते तो आगे उसके लिए फ़िज़िक्स को समझना, आगे कंटिन्यू करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसमें जो हम चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं इसमें आपके पास है पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पर यहाँ पर हमारे पास है पोजीशन और पोजीशन का सिंबल आपके पास है एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसकी अगर हम डेफिनेशन करते हैं सिंपली, तो डेफिनेशन इसकी आप ऐसे कर सकते हैं, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम या एनी इंटरवल ऑफ टाइम, कि किसी भी टाइम के ऊपर, लाजिमी बात है हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, मोशन। तो मोशन जब हो रही होगी तो उसके दौरान लाजिमी बात है एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूव कर रहा है तो आप उसकी अगर पोजीशन बताना चाहते हैं तो लाजिमी बात है उसकी पोजीशन हर एक लम्हे पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर एक बॉडी पॉइंट ए से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉडी है और ये पड़ी हुई है पॉइंट ए पर और ये यहां से मूव करके यहां पर आ रही है, तो लाजिमी बात है टाइम भी तो गुजर रहा है, टाइम भी तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की आप जब लोकेशन बताते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपके पास है रेफरेंस फ्रेम, कि हम किसी भी चीज की जब लोकेशन बताते हैं तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स के जरिए बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब रेफरेंस फ्रेम के जरिए बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेफरेंस फ्रेम को आप समझ लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम आपके पास वो जगह होती है या वो इलाका होता है या वो पॉइंट होता है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताता हूं कि मैं एक जगह पर खड़ा हुआ हूं तो मैं उस जगह को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके इर्द गिर्द जो भी ऐसी जगह होगी जो मशहूर है मैं उसके बारे में अगले को बताऊंगा कि यहाँ पर एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल एपीएस स्कूल है, इसके नज़दीक फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ की साइड पर 5 किलोमीटर आप आएँ तो मैं यहाँ पर आपसे मिल लूँगा। सो ये जो मैंने रेफरेंस दिया किसी और चीज़ का, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर अच्छा होगा बोलना क्योंकि ये आपके पास एक पॉइंट है, इसके ही जरिए आप किसी भी जगह को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन अगर देखें, द रैंडम सेट ऑफ डायमेंशंस, आपके पास कुछ डायमेंशंस होती हैं वेयर इन द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड, किसी भी आइटम या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये आपके पास वो रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर हो गया। ये आपके पास है रेफरेंस पॉइंट और एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है। क्लियर है। एक पर्सन यहां पर खड़ा है। अब मैंने बतानी है कि इसकी लोकेशन कहां पर है, तो इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा और यहां पर आपको लेनी होगी हेल्प कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर आप देखिए हम यहां पर एक्सिस ड्रा करते हैं, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस और बाहर की तरफ आपके पास आ जाएगा जेड एक्सिस। तो ये जो आपके पास जेड एक्सिस है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ। क्लियर हो गया। अब इसकी अगर मुझे लोकेशन बतानी है तो आप देखें, तो इसकी लोकेशन को बताने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करें, तो फिजिकल क्वांटिटी हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप यहां से एक एरो ड्रा करेंगे यहां पर, तो इसका जो लेंथ है, जो रेड कलर की आपको लेंथ नजर आ रही है, क्या इसका मैग्नीट्यूड, इसका डिस्टेंस है, और ये जो एरो है ये इसकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट के जरिए, स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आपको नजर आ रही है आपके पास है रेफरेंस पॉइंट, और इसी पॉइंट के जरिए हमने इस पर्सन की लोकेशन या पोजीशन को ट्रेस आउट किया। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि पोजीशन आपके पास किसी भी चीज़ की लोकेशन को बोलते हैं। किसी भी चीज़ की लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। टाइम टू टाइम मोशन के दौरान ये लोकेशन आपके पास या ये पोजीशन चेंज होती जाती है। क्लियर। और ये हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस फ्रेम, या आप सिंपली बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो पोजीशन आपके पास ओवरऑल ये है कि किसी भी चीज़ की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आप जब मोशन में हैं तो मोशन में आपके पास पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो टाइम के हिसाब से हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। सही है। साथ ही साथ आप देखें तो हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड करने के लिए कुछ रेफरेंस लेते हैं, कुछ ताल्लुक लेते हैं, किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आपका एक मेहमान आया और एक मेहमान आपका एक जगह पर खड़ा हुआ लेकिन उसको उस जगह का नाम नहीं पता, तो आप उसको कॉल करके पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि उसके आगे पीछे कौन सी जगह, आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी जगह।
तो वो आपका मेहमान, क्योंकि उसको तो जगह का नाम नहीं पता, तो वो आगे पीछे देखेगा। फॉर एग्जांपल उसको वहाँ पर एक ब्रिज नज़र आ गया तो बोलेगा यहाँ पर एक रेड कलर का ब्रिज है, या फॉर एग्जांपल बोलेगा कि यहाँ पर कैंट एरिया है, या यहाँ पर एक शॉप है उसका ये नाम है। तो वो अपनी जगह के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर देखेगा, कुछ रेफरेंस लेगा, कोई ऐसी मशहूर चीज़, ऐसी पॉइंट लेगा जो मशहूर हो, तो उसके बारे में जब उसको बताएगा तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि ये पर्सन कहाँ पर खड़ा है। तो आपको उसकी लोकेशन समझ आ गई, तो आप उस पर्सन ने क्या चीज़ यूज़ की, उस पर्सन ने यूज़ किया रेफरेंस पॉइंट, किसी और चीज़ का रेफरेंस दिया और आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ आ गई। सो आपको भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की पोजीशन को समझने में, पहचानने में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो इसमें सब टॉपिक है वो आपके पास है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सिंबल आपके पास होता है डी। इसका अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, होम टू स्कूल। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो लाजिम बात आप बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाते, मोस्टली तो आपके पास ऐसा नहीं होता, बहुत कम ही ऐसे केसेस होते होंगे कि बिल्कुल आपके घर के सामने स्कूल हो। मोस्टली ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट टर्न्स लेने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर इसका रास्ता डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से निकले और आपको ये रास्ता लेना पड़ा और आप स्कूल पहुंच गए, तो आपने यहाँ से इस रास्ते के ऊपर चल चल के जितना फासला तय किया इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो एक बॉडी जो एक्चुअल रास्ता कवर करती है, एक्चुअल फासला जो कवर करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, वो उसका क्या है, डिस्टेंस। पर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख ली है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक बॉडी यहां से लेके यहां तक जितना फासला कवर करती है हम इसको क्या बोलते हैं, इसका डिस्टेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसका सैंबल देख लेते हैं कि डिस्टेंस का सैंबल क्या है। वैसे तो मैंने ऊपर लिखा है लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं। इसका सैंबल आपके पास है डी। इस तरीके से डिस्टेंस के बहुत सारे सैंबल आप ले सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो लेते हैं वो डी लेते हैं। क्लियर हो गया? यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? देखिए डिस्टेंस आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है। फासला मतलब लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है आपके पास, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट होता है मीटर। क्लियर? इसका यूनिट आपके पास होता है मीटर। प्रीफिक्स अगर आप बाकी देखेंगे तो आपके पास किलोमीटर भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस आपके पास स्केलर है या वेक्टर। तो एक चीज याद रखिए, डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? अगर यहां पर आप देखें, इसी लाइन को मैं यहां पर ड्रा करता हूं, इस वाली लाइन को मैं यहां पर ड्रा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रा कर दिया। आप अगर नोट करें तो इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है, हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पर जब पर्सन था तो इसकी डायरेक्शन ये थी, जब यहां पर था तो इसकी डायरेक्शन ये थी, यहां पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि आपकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या थी, तो आप मुझे कोई एक डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसकी तो मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। इस लिहाज से हम बोलेंगे कि इसकी कोई यूनी डायरेक्शन नहीं होती, एक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते डिस्टेंस को, बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को ही बोलते हैं, लेकिन ये आपके पास होता है शॉर्टेस्ट। अब देखें, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, होम से स्कूल एक पर्सन गया था, ये एक्चुअल पाथ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा रास्ता बताएं जो सबसे शॉर्ट हो, जो सबसे शॉर्ट हो, जिससे और शॉर्ट ना हो सके, तो वो आपके पास ये वाला फासला बनेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन। तो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, होम से स्ट्रेट लाइन जो गई, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है। होम टू स्कूल आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख लेता हूं। सिंपल सी डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपके पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। आप इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी का भी नाम दे सकते हैं, या स्कूल या होम से आप स्कूल की तरफ जाएं तो इसमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आप ये चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है, कि डिस्टेंस आपके पास एक्चुअल पाथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स होती है। स्टूडेंट, सैंबल्स अगर देखें आपके पास डिस्प्लेसमेंट का सैंबल क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का सैंबल मैंने यहाँ पर ऊपर बनाया हुआ है, आपके पास डी और ऊपर एरो होगा। मतलब ये आपके पास ऊपर आपने एरो लाजमी डालना है। अगर यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर मैंने डी के ऊपर एरो नहीं डाला डिस्टेंस के लिए ये, लेकिन यहाँ पर मैंने एरो डाला। क्यों डाला, इसका रीजन मैं आपको नीचे क्वांटिटी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट इसका क्या है, ये भी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, ये शॉर्टेस्ट लेंथ ही है ना, तो लेंथ का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर हो गया? तो इसका भी यूनिट आपके पास क्या है, मीटर।
नेक्स्ट क्वांटिटी मतलब इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, यहां पर ये जो ग्रीन लाइन है आपके पास है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये देखिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आती है। ये चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मैं स्ट्रेट लाइन को यहां पर बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी पॉइंट्स, उनके दरमियान में ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन नोट करना चाहता हूं कि मेरे पास इसकी कोई डायरेक्शन है या नहीं है, तो आप नोट करें। फर्स्ट पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, थोड़े टाइम बाद भी इसकी डायरेक्शन इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ। हर बार इसकी डायरेक्शन हमेशा एक साइड पर ही आई है, मतलब ये यूनी डायरेक्शन वाले रूल को फॉलो करता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बहरहाल इसमें जो कंपैरिजन वाली बात है वो क्या है, दोनों का यूनिट आपके पास क्या है, सेम है। दोनों का यूनिट आपके पास मीटर है। स्टूडेंट्स यहां पर अब मुकाबला करा लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इनका आपस में मुकाबला कराएं तो आप नोट करें कि आपके पास यही वाला जो रास्ता है, अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन यहां से लेके यहां तक मूव करके गया तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आती है वो ज़्यादा आएगी। वो आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह मूव करके गया, डिस्टेंस की बात करें तो आपके पास है 5 किलोमीटर लेट्स सपोज। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो आप देखें ये तो पहले वाले से ये वाला इसने जो रास्ता तय किया ये आपके पास एक्स्ट्रा है डिस्टेंस में, ये शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो आपके पास जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए ऊपर मैंने एरो डाला क्योंकि आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास मिसाल के तौर पे आ गया 2 किलोमीटर। क्लियर। तो हमें यहां से ये चीज सीखने को मिलती है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सही है, शॉर्टेस्ट पाथ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पसंद कि हम ज़्यादा फासला तय करें, हमारी कोशिश यही होती है कि हम मोस्टली क्या करें, डिस्प्लेसमेंट कवर करें। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचत होता है और हमें कम फासला तय करने को मिलता है। हम नहीं चाहते कि हम इस तरह गोल गोल घूमें, हम चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिले। क्लियर। ये तो हमारे पास केस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कि हमारे पास दोनों में क्या फ़र्क है। आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा आता है और डिस्प्लेसमेंट कम। स्टूडेंट एक और कंडीशन देखते हैं जिसमें आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बिल्कुल इक्वल आते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके पास डिस्टेंस बराबर आ जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट की। ये आपके पास है डिस्टेंस और ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों बराबर आते हैं, तो आपने इसका आंसर देना है। इसका आपके पास आंसर आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में आपके पास डिस्टेंस बराबर आएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि उसमें आपके पास जो एक्चुअल पाथ एक पर्सन कवर कर रहा है, मिसाल के तौर पे एक पर्सन यहां पर है ए पॉइंट पर और दूसरा है पॉइंट बी, ए से बी तक जाना है, तो ये इसमें और कोई रास्ता है नहीं। स्ट्रेट लाइन में अगर एक पर्सन यहां से लेकर यहां तक जाता है तो इसका ये एक्चुअल पाथ आपके पास डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो तब भी आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 1 किलोमीटर। तो ऐसे केस में आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर। किस केस में, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। ओके स्टूडेंट, एक लास्ट कंडीशन यहां पर ले लेते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 हो लेकिन आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ हो। ऐसा रास्ता जिसमें आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 होगा। ऐसी क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आप इसको समझे। ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6 किलोमीटर। क्लियर। लेकिन इसी कंडीशन में, इसी रास्ते पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, 0 किलोमीटर ले लेते हैं। तो आप ये याद रखना कि इसका आप आंसर देंगे क्लोज पाथ। जब भी आप क्लोज पाथ में जाते हैं तो इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा और डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कैसे, तो मिसाल के तौर पे क्लोज पाथ आपके पास, आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आप यहां पर गए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर, और फिर अपने एंड पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर चले गए। सो यहां से आपको यह पता चलता है कि आपके पास ए और बी आपके पास सेम है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, एक ही जगह पर है। तो इस कंडीशन में आप अगर नोट करें, डिस्टेंस अगर हम चेक करें, सो यहां से लेकर यहां तक जब बॉडी गई तो मिसाल के तौर पे इसने 2 किलोमीटर गेन किया, फिर यहां से लेकर यहां तक भी इसने 2 किलोमीटर गेन किया। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक इसने 1 किलोमीटर गेन किया और यहां से लेकर यहां तक भी 1 किलोमीटर। तो इस सबको प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है
बी पॉइंट, तो ये आपके पास सेम है, इनके दरमियान में कोई लेंथ है ही नहीं। हमने डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन की, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, तो इसके बीच में कोई फासला है ही नहीं, कोई लेंथ है ही नहीं, तो तब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो जब भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इस रिलेशन में, तो आपने फिर लिखना है क्लोज पाथ। लाजमी नहीं कि आपके पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, आपके पास सर्कल में भी हो सकता है, सर्कल में भी आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट सेम आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है स्पीड। स्पीड को हम इस तरीके से भी डिफाइन या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक सेकंड में एक बॉडी जितना फासला या जितना डिस्टेंस कवर करती है, हम क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बोलते हैं इसकी। क्लियर हो गया? मतलब कहने का कि एक बॉडी अगर एक सेकंड में यहां से लेके यहां तक जाती है, सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे एक सेकंड पर, तो ये इसकी क्या बन गई, इसकी स्पीड बन गई। क्लियर हो गया? या फॉर एग्जांपल कुछ टाइम में जितना फासला तय करती है एक बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड बोलते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एक टाइम के यूनिट में जितना फासला एक बॉडी कवर करती है, हम क्या बोलते हैं इसको, इसकी स्पीड बोलते हैं। सैंबल अगर देखें तो इसका सैंबल आपके पास है v, मैंने ऊपर भी लिखा है, यहां पर भी स्मॉल v लिखना है, ये याद रखें। स्मॉल v इसका सैंबल है, कैपिटल V आपने नहीं लिखना। कैपिटल V जो बड़ा V होता है वो सैंबल होता है वॉल्यूम का, तो उसके बीच में आपने कंफ्यूजन नहीं करनी। मैथमेटिकली अगर हम देखें, सो आपके पास स्पीड है, तो यहां पर देखिए स्पीड आपके पास बनी हुई है किससे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास है इसका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं इसको सैम्बल्स में लिखना चाहूं तो सैम्बल्स में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस का आपके पास सैम्बल क्या होता है, डिस्टेंस का आपके पास सैम्बल होता है d, डिवाइड बाय, और टाइम का आपके पास जो सैम्बल है वो आपके पास है t। ये आपने लिख दिया इसको सैम्बल की फॉर्म में। यूनिट अगर देखें, सो आपके पास का यूनिट क्या बनता है, तो आपके पास स्पीड का जो यूनिट बनता है, स्पीड का आपके पास यूनिट बनता है, ये आपके पास है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ये याद रखना, डिवाइड बाय, और टाइम आपके पास यहाँ पर है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो अगर आप नोट करें तो इसका ये आपके पास यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये आपके पास है इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये याद रखना आप कि ये आपके पास क्वांटिटी है स्केलर, ये आपके पास है स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी के डिवीजन से बनी है। आपके पास डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपके पास है स्केलर, टाइम भी आपके पास स्केलर, तो यहां पर स्पीड भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ गया। स्टूडेंट्स, स्पीड को तो हमने समझ लिया, अब इसी की हम टाइप्स देख लेते हैं कि स्पीड की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं 4 हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट आपके पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको नेम से ही पता चल रहा है, इसका नाम आपके पास कांस्टेंट स्पीड भी हो सकता है, सही है, आप इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। सो कांस्टेंट स्पीड आपके पास वो स्पीड होती है, या यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास वो स्पीड होती है जिसमें आपके पास एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बार बार कवर करे। तो ऐसी स्पीड जिसमें एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, सो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं, फिर अगले जो 10 सेकंड है उसमें भी इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर जो अगले 10 मिनट्स हैं उसमें भी 10 किलोमीटर इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। सो आप अगर नोट करें तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार एक बॉडी कवर कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। सो आपके पास ऐसी स्पीड को हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, मतलब अपने आप को चेंज ही नहीं कर रही। क्लियर हो गया? अब आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म का ऑपोजिट क्या होता है, वेरिएबल, जो अपने आप को चेंज कर सके। तो आप इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म भी नाम दे सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। असल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब सेम और फॉर्म का मतलब शक्ल, मतलब एक जैसी स्पीड। यहां पर आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है। सो ऐसी स्पीड जिसमें एक बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। इससे भी आप बोल सकते हैं अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक बॉडी फर्स्ट 1 मिनट में
2 किलोमीटर मूव करती है, फिर अगले 1 मिनट में 3 किलोमीटर मूव करती है, फिर अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर मूव करती है। अब आप नोट करें तो हर 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है डिफरेंट है। पहले 1 किलोमीटर करी थी, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, मतलब इसका जो डिस्टेंस है 1-1 किलोमीटर में वो चेंज होता जा रहा है। सो ऐसी स्पीड को हम क्या नाम देंगे? वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट आपके पास है एवरेज स्पीड। एवरेज आपको पता है, एवरेज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे स्पीड का और ये वाला एरो डाल देंगे, इसका मतलब एवरेज। एवरेज का ये है कि जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। मतलब हम ओवरऑल ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक जितना टाइम लगा और जितना डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल किया, इसको हम जब ओवरऑल ले लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? लास्ट वन आपके पास है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब यह है कि किसी भी लम्हे पर, किसी भी इंटरवल के ऊपर जब आप एक बॉडी की स्पीड मेजर करना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन आपके पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की आपके पास जो डेफिनेशन है सबसे पहले उससे देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यहां पर आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब यह हो गया कि एक बॉडी 1 सेकंड में जितना शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करती है, शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी 1 सेकंड में या कुछ टाइम में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। इससे पहले आपके पास जो स्पीड है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। सही है, वो एक्चुअल पाथ था। ये आपके पास है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक बॉडी जब कवर करती है कुछ टाइम में, उसको जब हम डिवाइड करते हैं उससे आपके पास क्या बन जाता है? वेलोसिटी। सैंबल की बात करें तो आपके पास इसका जो सैंबल है वो आपके पास है v, लेकिन ऊपर हम एक एरो डाल देते हैं। ये एरो आपको क्या शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं आगे आपको बताता हूं इसका एरो ये आपके पास इसका सैंबल है। v स्मॉल v लिखना है, कैपिटल V नहीं लिखना। मैथमेटिकली अगर देखें इसका फॉर्मूला आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास यहां पर इसका आ जाएगा। असल में आप फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बना होता है 2 चीज़ों से। एक आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये आपके पास आ गया टाइम कवर्ड, या आप इसका बोल सकते हैं कि टोटल टाइम इसने जितना लिया। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं सैंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का आपके पास सैंबल होता है d और ऊपर होता है एरो, डिवाइड बाय और टाइम का आपके पास होता है t। तो ये आपके पास इसका सैंबल की फॉर्म में फॉर्मूला बन गया। आपके पास फॉर्मूला आप काफ़ी जगहों पर ये चीज़ यूज़ करेंगे। यूनिट की बात करें तो आपके पास वेलोसिटी का जो यूनिट बनता है, अगर आप नोट करें तो डिस्प्लेसमेंट का आपके पास यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब लेंथ। तो यहां पर आपके पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये चीज़ याद रखना, इसका यूनिट आपके पास होगा मीटर, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड। तो अगर मैं इसका फार्मूला निकालना चाहूँ तो मीटर डिवाइड बाय टाइम, तो मीटर का सिंबल है आपके पास m, डिवाइड बाय और सेकंड का है s। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इन दोनों तरीके से। तो आपके पास का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। आपके पास जो स्पीड है उसका भी यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड ही है। क्वांटिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी? ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इसका रीजन हमें यहां से मिल सकता है क्योंकि ये आपके पास बनी हुई है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप एक वेक्टर और एक स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे आपके पास आ जाता है वेक्टर। तो आप नोट करें यहां पर भी मैंने एरो डाला और इस वजह से हमने v के ऊपर भी एरो डाला। इसका मतलब यह है कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, जबकि आपके पास स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी इसीलिए उसके ऊपर एरो नहीं है, और यहां पर एरो इसलिए है क्योंकि आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्पीड की टाइप्स पढ़ी, इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की भी कुछ टाइप्स हैं। तो मैंने बेसिक टाइप्स लिख ली हैं, जिस तरह आपके पास वहां पर थी यहां पर भी वैसे ही हैं। सबसे पहले आपके पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यह है कि एक बॉडी एक जैसा डिस्प्लेसमेंट एक जैसे टाइम में कवर करे बार बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें आपके पास एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो आपके पास टाइम टू टाइम चेंज होती जाए। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। और इसका आपके पास ग्राफ भी टेढ़ा आता है, सही है, स्ट्रेट नहीं आएगा, जबकि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपके पास ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें आपके पास टोटल
डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में आप लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। लास्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप एक बॉडी की वेलोसिटी को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स लास्ट वन आपके पास है एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप सिंपल इस तरह करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पर भी आपके पास आ जाता है रेट, इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ, या किसी चीज़ का मुकाबला करा रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो जब भी आपके पास टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आए टाइम गुजरने के साथ साथ, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इसमें आपके पास एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही होगी, बल्कि इसमें थोड़े बहुत धक्के वगैरह भी लग सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियर रखें, सही है। या फॉर एग्जांपल आपकी कार एक स्पीड से जा रही है, एक वेलोसिटी से जा रही है, एकदम से आप ब्रेक से अप्लाई करते हैं या एकदम से आप स्पीड देते हैं, उसमें आपको जो जर्क मिलता है वो आपके पास क्या एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गई। क्लियर? सैम्बल इसका क्या होता है, तो सैम्बल आपके पास स्मॉल ए है, ऊपर आप डाल देते हैं एरो। एरो क्यों डाल दिया, इसका रीजन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। बीसी ये स्मॉल ए ऊपर एरो, ये इसका है सैम्बल। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे, आप लिख लेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बना होता है किस किस चीज से, मैंने आपको बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम डिवाइड करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये याद रखना कि हम यहां पर लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ, या टाइम इंटरवल भी आप लिख सकते हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आए तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। सैम्बल की फॉर्म में तो एक्सेलरेशन आपके पास बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का सैम्बल आपके पास होता है डेल, इस चीज को याद रखना, डेल। ट्राइंगल टाइप आपके पास जो है ये आपके पास है डेल, ये चेंज का सैम्बल है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऊपर एरो डाल दिया, डिवाइड बाय टाइम। टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब अगर इसका यूनिट निकालना चाहें तो आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट इस तरीके से हम निकालेंगे। आप ये चीज़ याद रखें कि आपके पास लिखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का आपके पास यूनिट क्या है, वेलोसिटी का आपके पास यूनिट है मीटर पर सेकंड, जबकि आपके पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मीटर पर सेकंड ये आपके पास ऊपर जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ये आपके पास जब ऊपर जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर आपके पास है +1, ऊपर आएगा तो -1। अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो मीटर बेसिस सेम, दोनों सेकंड, एक ही बार सेकंड लिख दिया, -1, तो इससे आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको ओवरऑल समझ आ गई कि आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वन आपके पास है क्वांटिटी। आपके पास एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, तो आप अगर नोट करें तो आपके पास ये किस चीज से मिलकर बनी है, वेलोसिटी से, चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी आपके पास एक वेक्टर और एक स्केलर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते तो उससे आपके पास क्या बन जाता है, वेक्टर। इसका मतलब ये कि आपके पास एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं, और अगर आप देखें तो इसमें भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी बार बार इक्वल आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ इक्वल चेंज अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर पहले 5 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी के बीच में चेंज आता है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले उसी टाइम में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर उसी टाइम में अगले फिर 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल ही आपके पास बार बार आ रहा है। सो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसका एक और नाम है नॉन कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें आपके पास ऑपोजिट केस है कि जब आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशन। लास्ट आपके पास है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज आपको पता है कि जब हम टोटल इंटरवल ऑफ टाइम को टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ डिवाइड कर लें तो इसको हम बोलते हैं
एवरेज एक्सेलरेशन, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि जब आप डिवाइड करते हैं टोटल वेलोसिटी को, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी और इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। और हम इसके लिए एक सैम्पल यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपके पास ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें आपके पास वेलोसिटी के बीच में जो चेंज आ रहा है वो चेंज इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जब आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए तो ऐसे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसकी एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हैं कि जब भी आप रोड के ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं, सो ऐसे केस में हम ऐसे केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम आप दे सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या आप डीएक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सो जब भी आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिक्रीज होता जाए, मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। एग्जाम्पल आप इसकी सिंपली ऐसे ले सकते हैं कि जब भी रोड के ऊपर आप जा रहे हैं और आगे फॉर एग्जांपल जंपर आ जाता है या ब्रेकर आ जाता है, तो आप ब्रेक्स जैसे अप्लाई करते हैं तो लाजमी बात है आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सो जो यहाँ पर केस अप्लाई हो रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन।